Hey students, chalo, let's learn maths. Let's continue to our exercise 2.2 from our chapter 2nd, that is the linear equations in one variable. Let's solve the question number 11. That is the Baichung's question. We have to find out the ages of Baichung, his father and his grandfather. Okay, in this example. So I am reading that example. Listen it carefully. देखते हैं कि क्या पूछा है इस एग्जांपल में. Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of the ages of all three is 135 years. What is the age of each one of them? हमें क्या करना है, हर एक का यहाँ पर एज निकालना है. अब ये सवाल पढ़ने पर पहली बार समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं उसकी खासियत ये होती है कि उनको ध्यान शांति से पढ़ना है और शांति से पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, उससे अच्छे से लीनियर इक्वेशन हमें निकालना है यहाँ पर. तो यहाँ पर पहले किसको क्या मान लेना है ये बात समझ में एक बार आ गई आपको, तो ये सवाल बिल्कुल आपको आसान है. तो पहले तो हमें मान लेना है यहाँ पर बाइचिंग का जो प्रेजेंट का एज है उसको हम मान लेते हैं, अभी x मान लेते हैं. क्या मान लेते हैं, यहाँ पर x मान लेंगे. तो यहाँ पर धीरे धीरे हमें यहाँ पर इक्वेशन मिल जाएगा. तो यहाँ पर सॉल्यूशन इसका जब हम करेंगे तो चलो मान लें कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ बाइचुंग, जो बाइचुंग नाम का जो लड़का है उसका क्या करते हैं हम, बाइचुंग, उसका प्रेजेंट एज मान लेते हैं हम x. क्या मान लेते हैं, उसका प्रेजेंट एज x. अगर उसका एज हमने x मान लिया, उस बच्चे का एज x मान लिया, सवाल में हमें मीनिंग क्या बताता है, सवाल मीनिंग ये बताता है कि उसका जो फादर है वो 26 साल से छोटे, किन से छोटे हैं, उनके जो दादाजी मतलब ग्रैंडफादर जो है उनसे वो 26 साल से छोटे हैं. लेकिन जो बाइचुंग जो लड़का है उनसे वो 29 साल से मतलब 29 ईयर से क्या है, ईयर से क्या है, बड़े हैं. मतलब 29 ईयर से वो बाइचुंग क्या है, अपने फादर से छोटा है. मतलब बाइचुंग, अगर हमें प्रेजेंट एज बाइचुंग का कितना होगा, हमें x मिल गया, तो उसके फादर का एज कितना होगा, तो उसके फादर का एज ये होगा कि उसके एज में हमें 29 साल मतलब 29 से ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया है बाइचुंग है फादर एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बाइचुंग. इससे सवाल से क्या मिलता है हमें कि उनके फादर का एज. तो प्रेजेंट एज मिल गया हमें बाइचुंग का, जो कितना था हमारा x था, एंड his father's age. तो अगर उसका प्रेजेंट एज x साल है तो उसका फादर्स का एज कितना होगा. अब जैसे कि बताया 29 ओल्डर देन बाइचुंग, कौन, उसके फादर है, तो उसका फादर्स का एज आएगा हमारा x प्लस 29. ये देखो, ये हमें मिल गया उसके फादर्स का एज, कितना मिल गया, x प्लस 29. उसका एज कितना है, x. अब आगे है हमें बाइचुंग फादर, लेकिन पहले सेंटेंस में उन्होंने क्या बताया, देखो बाइचुंग फादर इज 26 इयर्स यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर. तो हमें उसके ग्रैंडफादर का भी एज निकालना पड़ेगा. तो एंड हम निकालेंगे यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर का एज, एंड हिज ग्रैंडफादर्स एज. तो ग्रैंडफादर्स एज कैसे निकालेंगे हम, तो ग्रैंडफादर्स एज हम निकालेंगे, हमें पता है कौन सी बात पता है फिर हमें यहाँ पर कि उसके जो पापा है वो क्या है, उसके ग्रैंडफादर से 26 साल से क्या है, बड़े हैं. मतलब उनकी एज में फिर से 26 साल हमें क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे. किसकी एज में, पापा की एज. ओके, तो यहाँ पर हम यही करते हैं कि फिर वो कितने आ जाएंगे हमें, चलो उसका पापा का एज कितना था हमें, x प्लस 29 था. ये किसका था एज हमें, फादर्स एज. फादर्स की एज में कितने हमें ऐड करने हैं, 26 करने हैं, क्योंकि हमारे पहले सेंटेंस में क्या बताया है, बाइचुंग फादर इज 26 ईयर यंगर, वो यंगर है उनसे. यहाँ पर x प्लस 29 प्लस 26, ये क्या हो जाएगा, ये कुल मिलाकर
पूरा हो जाएगा क्या, उसके दादाजी का एज, मतलब उसके ग्रैंडफादर्स का एज। लेकिन यहाँ पर सवाल है, अभी तो हमें फिर एजेस मिल गए सबके कि बाईचुंग का एज मान लिया x, तो पापा का एज होगा x + 29, क्योंकि वो 29 साल से बड़े हैं बाईचुंग से, और 26 साल से छोटे इसलिए उसमें फिर से उसके ग्रैंडफादर्स का भी हमने एज निकाल लिया। तो पापा के एज में 26 साल मिला दिए, दैट इज 26 इयर्स ऐड कर दिए यहाँ पर, तो वो यहाँ पर हो गए उसके ग्रैंडफादर्स का एज हो गया यहाँ पर। तो कितना मिल गया हमें यहाँ पर, ये मिल गया हमें यहाँ पर x + 29 + 26, ऐसे करके हमें। लेकिन एज पर द क्वेश्चन हमें और एक बात बताइए, क्या बात बताइए, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 इयर्स, उनके तीनों के एज का जो सम है वो कितना है यहाँ पर दिया है, वो दिया है 135 इयर्स। तो यहाँ पर तीनों के एज ऐड करते हैं। चलो फिर बाईचुंग फादर प्लस ग्रैंडफादर इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है 135। अभी हमने लिखा बाईचुंग को क्या मान लिया था हमने x, फादर का क्या निकाला था हमने x + 29, ओके, और ग्रैंडफादर का क्या निकाला था यहाँ पर x + 29 + 26, ये कुल मिलाकर कितने हो गए आपके यहाँ पर उनका एज हो गया। तो देखो अगर ध्यान से आप देखोगे तो हमें यहाँ पर ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमारा एक ही वेरिएबल आ गया और लीनियर इक्वेशन बन गया। अब इसको एडिशन शुरू करना है यहाँ पर, चलो फिर एडिशन करते हैं, x ये x और ये x, ये बन जाएगा हमारा 3x, और यहाँ पर कुल मिलाकर ऐड करेंगे देखो 29 और 29, मतलब 30 + 30 होता है यहाँ पर 60 में से 2 गए, 60 में से 2 गए तो 58 और यहाँ पर 26, यहाँ पर कुल मिलाकर ये हो जाएंगे 58 और 26, तो हमारा हो जाएंगे 84। कितने हो जाएंगे यहाँ पर 84, यहाँ पर 84 पे जाते हैं तो 135। तो ये मिल गया हमें यहाँ पर लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन मिलने के बाद इसको सॉल्व तो करना है। नाउ यू नो दैट हाउ टू सॉल्व इट। 84 यहाँ पर क्या है, ऐड है, उधर जाके हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, तो हो जाएंगे यहाँ पर देखो 3x होगा 135 - 84, सब्ट्रैक्शन कर दे तो हमें मिलता है देखो 3x 5 में से 4 गए 1 रह गया, 30 में से 8 गए 5 रह गए, तो ये हो गया 51। तो x हो जाएगा हमारा 51/3, 3 1 जार 1, 3 1 जार 1 एंड 3 7 जार। तो यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाती है हमें 17। x की वैल्यू मतलब हमें क्या मिलता है, x की वैल्यू मतलब हमें मिलता है बाईचुंग का एज, क्योंकि बाईचुंग के एज को क्या मान लिया था हमने, x मान लिया था। सो यहाँ पर तो पूरा फिर सॉल्यूशन मिल गया हमें, देखो। सो बाईचुंग एज x, ये कितना मिल गया हमें 17 इयर्स। अब उसके पापा का एज, चलो पापा का एज, एज को क्या मानना था हमने, फादर्स एज था हमारा x + 29, मतलब आ जाएगा हमारा 17 + 29। चलो ऐड कर देते, 9 + 7 हो गए हमारे 16, 6 यहाँ पर 1 कैरी ऑन, 2 + 2 4, मतलब हो जाएगा यहाँ पर ये 46। देखो 17 और ये मिल गया हमारा, उसका एज मिल गया यहाँ पर 46 इयर्स हो जाएगा 46 ईयर। और ग्रैंडफादर्स एज ये कितना मान लिया था हमने, x + 29, मतलब पापा के एज कितना ऐड करना है 26 करना है। तो यहाँ पर x + 29 + 26, दैट इज हमें ये तो पता है, ये तो 46 आया था हमारा, तो 46 + 26, 6 + 6 + 6 12, 1 कैरी ऑन, 4 + 3 7, 72, मतलब उसके ग्रैंडफादर्स का एज कितना मिल गया हमें यहाँ पर 72 इयर्स। एक चेक कर दे कि हमारी सम कितनी होनी चाहिए, टोटल कुल मिलाकर सम होनी चाहिए हमारी 135 इयर्स।
चेक करते होती कि नहीं। देखो ये 17 है, ये 46 है और 2 है, 6 7 8 हो गए, 8 प्लस 7 8 प्लस 7 मतलब हो गए 15, तो 5 आ गए, 5 और 1 तो 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 30, मतलब इनकी कुल मिलाकर सम की कितनी होती है हमारी 135 इयर्स होती है। मतलब हमारा आने वाला जवाब क्या है यहाँ पर करेक्ट है, सही है। तो इस तरह से हमने बाइचुन का एज निकाला, उसके फादर्स का भी एज निकाला और उसके ग्रैंडफादर्स का भी एज निकाला। तो बाइचुन का एज आ गया 17 इयर्स, फादर्स का आ गया 46 इयर्स और ग्रैंडफादर का एज आ गया 72 इयर्स और हर एक का एज यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया। सो नाउ लेट्स सॉल्व। उसी तरह से हमारे अगले सवाल है कि आपको सॉल्व करने, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट 12th एग्जांपल। ओके, तो लेट्स सॉल्व द 12th एग्जांपल। क्या पूछा है देखो, 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवि's एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। पहले तो सवाल का अच्छे से मीनिंग समझ लेना है हमें, अगर सवाल समझ में आएगा तभी हमें सॉल्यूशन निकालना आएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि 15 इयर्स फ्रॉम नाउ मतलब अब से 15 साल बाद क्या होगा, रवि's एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। रवि का जो एज है वो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा उसके प्रेजेंट एज से। उसके प्रेजेंट एज से क्या हो जाएगा आपको, 4 गुना हो जाएगा। What is रवि's प्रेजेंट एज, तो हमें क्या निकालना है, रवि का प्रेजेंट का एज निकालना है। तो यहाँ पर चलो सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहले तो मान लेते हैं कि रवि का आज का एज है, उसको x मान लेते हैं। चलो, so रवि's present age, let रवि's present age x years, क्या किया हमने, रवि के प्रेजेंट एज को x years मान लिया। अब यदि 15 years from now रवि's age will be 4 times his present age, 15 years from now, या आज से कितने साल पहले, 15 साल आज से बाद, फ्रॉम नाउ मतलब 15 साल बाद क्या होगा कि रवि का जो एज होगा वो 4 गुना होगा, उसकी प्रेजेंट एज से कितना होगा यहाँ पर 4 गुना होगा। कितने साल बाद होगा, 15 साल बाद होगा। तो यहाँ पर ये चेकआउट करते हैं हम। हाँ, तो यहाँ पर रवि का प्रेजेंट एज को मान लिया हमने x years। ओके, अब हमें जाना है 15 साल बाद। नाउ आफ्टर 15 इयर्स, 15 इयर्स के बाद रवि का एज कितना होगा, रवि's एज वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा x + 15, क्योंकि आज के एज में कितनी मिलानी पड़ेंगे, हमें 15 मिलानी पड़ेंगे, 15 ऐड करने पड़ेंगे, मतलब वो इतना एज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि रवि का प्रेजेंट एज मान लिया हमने x, आफ्टर 15 इयर्स रवि's एज विल बी x + 15 इयर्स हो जाएगा। लेकिन उस पे एक सेंटेंस उन्होंने दिया है, विल बी 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवि's एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। लेकिन वो किससे इक्वल होगा फिर, उसके 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। आज के कितना मान लिया था हमने, सो नाउ हम ये करते कि 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज इज, ये क्या हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा। लेकिन एज पर द क्वेश्चन से होता है कि 15 साल बाद 4 गुना उसका एज और 15 साल बाद हुआ उसका एज, दोनों केस हो जाएंगे यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे। सो एज पर द क्वेश्चन 4 टाइम्स his present age is equal to क्या होगा यहाँ पर, his present age plus 15। ये उन्होंने सवाल में बताया। 4 टाइम्स his present age मतलब होता है हमारे यहाँ पर 4x, his present age हमने मान लिया था x और उसमें कितने ऐड करने, 15 साल बाद।
ये उन्होंने बताया हमें पहले से 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age। तो ये मिलता है हमें यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन 4x = x + 15, क्योंकि हमने मान लिया था प्रेजेंट। अब इसको सॉल्व करना है आपको। अब एक ये x यहाँ पर है, ये इधर सीधे जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब 4x - x हो जाएगा हमारा 15 यहाँ पर रह जाता है। फिर 4x में से x गए, रह गए हमारे 3x हो गया आपका 15। तो x होता है हमारा 15/3। तो 3 1s are 1 and 3 5s are 15। तो यहाँ पर x की वैल्यू मिली हमें यहाँ पर 5। x को क्या मान लिया था, लेकिन हमने x को मान लिया था हमने इसका प्रेजेंट एज, और वही तो हमें निकाला है रवि's प्रेजेंट एज। सो हेंस Ravi's present age is 5 years। कितना लग गया जवाब हमें यहाँ पर? रवि का प्रेजेंट एज कितना है? फिर यहाँ पर 5 साल, that is 5 years। Okay, okay students, let's solve the question number 15 from our exercise 2.2। ध्यान से पढ़ते हैं इस सवाल को, फिर इस सवाल को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा हमें। कि I have a total ₹300 in coins of each denomination ₹1, ₹2 and ₹5। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे पास कुल मिलाकर 300 रुपए है, जिसमें कुछ 1 रुपए के कॉइन, 1 रुपए के सिक्के हैं, कुछ 2 रुपए के सिक्के और कुछ 5 रुपए के सिक्के। The number of ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins। यहाँ पर कॉइन की नंबर्स बताए हैं। नंबर ये बताया कि नंबर 2 रुपए वाले जितने भी कॉइन हैं वो 5 रुपए के कॉइन से 3 गुना ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 3 गुना ज्यादा है। मतलब 5 रुपए का कॉइन अगर मेरे पास 5 है तो 2 रुपए वाले कॉइन फिर कितने होंगे? मेरे पास 15 हो जाएंगे, क्योंकि वो 3 गुना ज्यादा है। 5 3 are 15। The total number of coin is 160। और कुल मिलाकर मेरे पास सिक्के कितने हैं? 160। तो ये 160 सिक्कों की कुल मिलाकर प्राइस होनी चाहिए, मतलब अमाउंट होनी चाहिए ₹300। ओके, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डेनोमिनेशन आर विद मी। तो मेरे पास कॉइन जो है वो हर एक के सिक्के कितने, मतलब 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 2 रुपए के सिक्के कितने हैं और 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, ये हमें इस एग्जांपल में बताना है। अब एग्जांपल्स पढ़ा तो थोड़ा सा पहले कुछ भी नहीं समझ में आता, लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से आपने पढ़ा तो यहाँ पर समझ में आती है कुछ बातें हमें यहाँ पर, कि हमें टोटल अमाउंट है 300 रुपीज, जिसमें हमें 3 कॉइन्स है, ₹1 के, 2 के और 5 के। और यहाँ पर एक बात उन्होंने दी कि ₹2 के कॉइन्स है वो 3 गुना ज्यादा है 5 के कॉइन्स से। यहाँ पर किसको क्या मान लेना है पहले? तो पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं सॉल्यूशन में, पहले तो मान लेते हैं यहाँ पर कि 5 के कॉइन्स को x मान लेते हैं। सो लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, देखो मैं नंबर मान रहा हूं, 5 कॉइन्स की अमाउंट नहीं मान रहा। नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स इज x, वो कितने मान देते हैं यहाँ पर x। लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स आर x, वो x हो गए। तो जैसे कि हमारे सवाल में बताया है कि नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, तो इसके आधार पर हमारे 2 रुपए के कॉइन कितने हो जाएंगे? 3 गुना ज्यादा 5 से। सो हेंस नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, ये बन गया हमारे 3x, क्योंकि वो 3 टाइम्स है ना, 5 के कॉइन्स कितने हैं? 3 गुना ज्यादा है, तो 2 के कॉइन्स हो गए 3x। लेकिन अभी हमें आगे बताया है द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। तो कुल मिलाकर हमारे पास जितने भी कॉइन्स हैं वो कितने हमारे 160। इसके आधार पर आप एक सेंटेंस ये बना सकते हो। देखो मैं किस तरह से बना, इसका अर्थ हुआ कि ₹5 कॉइन्स number of
5 coins plus number of rupees 2 coins plus number of rupees 1 coins। ये कुल मिलाकर कितने कॉइन्स है टोटल? ये है हमारे 160। ये मैं इसके अंदर बना सकता हूं कि नंबर ऑफ रुपीस 5 कॉइन्स प्लस नंबर ऑफ रुपीस 2 कॉइन्स और नंबर ऑफ रुपीस 1 कॉइन्स, ये कुल मिलाकर कितने होंगे हमारे 160 होंगे। और अगर इनको लिया तो हमें पता है, हमने नंबर ऑफ 5 कॉइन्स को कितना मान लिया था, हमने मान लिया था उसको x। ओके, तो इसलिए मैंने यहां पे x लिख दिया। नंबर ऑफ रुपीस 2 कॉइन्स कितने हुए थे? ये तो 1 से 3 गुना, इसलिए तो हो गया हमारे 3x। ओके, फिर नंबर ऑफ रुपीस 1 कॉइन्स कितने? अरे बाप रे, ये बात हमें पता नहीं, तो ये ऐसे लिख देते हैं यहां पर कि नंबर ऑफ रुपीस 1 कॉइन्स, ये हमें पता नहीं, लेकिन कुल मिलाकर कॉइन कितने हमारे 160 है हमें। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ रुपीस 1 कॉइन्स कितने हो रहे हैं ये निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, x + 3x, ये तो गया हमारे 4x, मतलब है यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4x प्लस नंबर ऑफ रुपीस 1 कॉइन्स, ये हमें निकालने की इक्वल टू होगा 160। अगर ये 4x यहाँ से इस साइड में लेकर जाएंगे हम, तो यहाँ पर देखो मिल जाता है हमें नंबर ऑफ रुपीस 1 कॉइन्स, ये हो गया हमारे 160, और ये 4x यहाँ से इधर गए तो -4x, मतलब ये जो है वैल्यू 160 - 4x, ये होते हैं हमारे नंबर ऑफ रुपीस 1 के कॉइन्स की संख्या। मतलब इतने सिक्के हो, कितने? 160 - 4x। अब हमें जो कि x की वैल्यू पता नहीं है वो हमें निकालने वाले हैं, लेकिन हमें अभी ये बात पता तो चली कि 5 के सिक्के हमारे पास x है, तो एज पर द क्वेश्चन 2 के सिक्के जो है वो 3 गुना 5 के सिक्कों से वो 3x हो गए, और एज पर द क्वेश्चन की टोटल कुल मिलाकर कॉइन्स कितने थे हमारे 160 थे, इसलिए उनमें से अगर ये सारे सिक्के सब्ट्रैक्ट कर दिए तो बच जाएंगे हमारे कौन से सिक्के? 1 रुपए के सिक्के बच जाएंगे, जो कि 160 - 4x हो जाएंगे। अब हमें निकालनी है अमाउंट, तो अमाउंट हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाई बाय उसकी वैल्यू। जैसे अगर हमें 5 की कॉइन्स, जैसे बैंक में आप जब पैसे भरने जाते हो तो क्या करते हो, आप कितने रुपीस के नोट हैं मल्टीप्लाई बाय उसकी वैल्यू कर देते हो और नंबर ऑफ नोट से लिख देते हो, तो आपका अमाउंट अपने आप समझ में आती है। तो यहाँ पर इस तरह से हम सारे सिक्कों की अमाउंट यहाँ पर ये करेंगे, जो कि लिए हम कुल मिलाकर अमाउंट कितनी होनी चाहिए हमारी 300 होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगी। अब नंबर ऑफ कॉइन्स 5 के सिक्के हैं, 5 के सिक्के कितने मान लिए थे हमने? x, तो 5 की अमाउंट कितनी हो जाएगी हमारी? तो अमाउंट ऑफ रुपीस 5 कॉइन, तो ये हो जाएगा हमारे अमाउंट 5, उसकी वैल्यू है इनटू हमारा x, जो कि हो जाएगी 5x। ओके, अमाउंट ऑफ रुपीस 5 कॉइन्स ये होती है हमारी 5x। ओके, नाउ अमाउंट ऑफ रुपीस 2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स कितने हैं? ये तो अमाउंट उसकी वैल्यू है 2, अमाउंट उसकी इतनी हमारी 3x है, क्योंकि वो 3 गुना है 5 से, इसलिए यहाँ पर ये अमाउंट हो जाएगा हमारे 3 2 6x। अमाउंट कितनी हो गई हमारे यहाँ पर? 6x हो गई। नाउ अमाउंट ऑफ रुपीस 1 कॉइन्स, तो 1 की तो वैल्यू होती है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 की कॉइन्स कितनी है यहाँ पर? हमें है यहाँ पर 160 - 4x। ओके, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं हम 160 - 4x, तो इसकी कुल मिलाकर 160 को मल्टीप्लाई किया तो वही होती है, तो 160 - 4x, ये हो जाएगी हमारी अमाउंट इसकी रुपीस 1 के कॉइन्स की। तो ये तीनों अमाउंट ऐड करके कुल मिलाकर कितने होते हैं हमारे 300। तो एज पर द क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं हम? एज पर द क्वेश्चन लिख सकते हैं कि कुल मिलाकर अगर हम अमाउंट ऐड करें, चलो अमाउंट ऐड करते हैं, मतलब 5x प्लस 6x और प्लस 1 रुपीस की अमाउंट जाती है 160 - 4x, ये भी ऐड करते हैं, ये कुल मिलाकर अमाउंट हो जाती है हमारी रुपीस 300। कितनी हो जाती है हमारी रुपीस अमाउंट? 300। आई होप सो ये सवाल आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पर आया होगा।
कि ये अमाउंट हमने ऐड कर दी है, ये पहले थे हमारे सिक्के, नंबर ऑफ कॉइन्स थे आगे, ठीक है। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ कॉइन्स को उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है, जैसे कि 5 की कॉइन्स को x मान लिया था तो 5 की वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई किया, 3x मान लिया था हमने 2 की कॉइन्स को तो 2 की वैल्यू से इससे मल्टीप्लाई किया, और 1 को मान लिया था 160 - 4x, इसकी नंबर ऑफ कॉइन्स थी, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमें मिल जाता है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो ये 5 + 6x और यहाँ पर 4x, तो ये हो जाते हैं हमारे देखो 160 और ये x अलग ले लिए मैंने तो हो जाएंगे 11x, यहाँ पर ये 4x, यहाँ पर हो जाएंगे 300, तो यहाँ पर 11 - 4x, तो यहाँ पर ये होते जाएंगे यहाँ पर 7x, और ये 160 जाएंगे इस साइड से इस साइड को, मतलब 300 - 160। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखो कितना है, फ्रेंड से 160 के तो मिल गए 140, तो x मिल गया यहाँ पर 140/7, 7 × 1 7 × 2 मतलब 20, मतलब यहाँ पर हो जाता है देखो x = 20। इसका अर्थ ये हुआ कि x की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई यहाँ पर 20, मतलब x क्या माना था हमने, 5 रुपए के कॉइन को मान लिया था हमने x, तो नंबर ऑफ 5 रुपीस की कॉइन कितनी है मेरे पास 20 है। अब सवाल क्या है मेरा, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी, तो मुझे एक तो बात समझ में आई कि 5 रुपए की कॉइन कितनी है मेरे पास है 20 है। अब मुझे निकालनी है 2 रुपीस की कॉइन, तो यहाँ पर चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो इस साइड का थोड़ा सा रख कर देता हूं मैं यहाँ पर, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स जो माना था हमने x, दैट इज हो गए हमारे पास कितने 20 नंबर्स, कितने नंबर्स आ गए हमारे 20 नंबर्स। नाउ नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स, ये कितनी थी हमारे, ये 3x थी, मतलब 3 × 3 x से, मतलब यहाँ पे 3 × 20, मतलब ये कितने नंबर्स आ जाएंगे हमारे 3 × 2 6, मतलब आ गई ये 60 नंबर्स, ओके 20 और ये 60 नंबर्स, एंड आगे ये फिर हमारा नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स, ये कितनी निकाली थी, ये निकाली थी हमने 160 - 4x, देखो 160 - 4 into कितना आएगा फिर हमारा यहाँ पर 20, 4 × 8, मतलब आएगा 160 - 80, दैट इज आएगा हमारा 80 नंबर्स, मतलब रुपीज 1 के 80 कॉइन्स हैं, रुपीज 2 के 60 कॉइन्स हैं, और रुपीज 5 के 20 कॉइन्स हैं। देखो 80 + 60 + 20, कुल मिलाकर हमारे कितने कॉइन्स होते हैं 160 कॉइन्स होते हैं। अब उसकी अमाउंट भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर अमाउंट देखो कितनी होगी, 6 के 60 कॉइन्स है 2 रुपीस के, तो इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी यहाँ पर, इसकी अमाउंट हो जाएगी हमारी 180 रुपीस। 5 के हैं यहाँ पर 20 कॉइन्स है, तो इसकी अमाउंट हो जाएगी हमारे 100 रुपीस, 180 और ये 100 और ये 80, तो कुल मिलाकर आपकी होनी चाहिए अमाउंट कितनी होनी चाहिए, कुल मिलाकर आपकी अमाउंट होनी चाहिए 300 रुपीस। होती क्या है एक बार चेक कर लेते हैं, 60 और ये 80, यहाँ पर 6 2 मतलब ये 6 2 मतलब 120 हो गए, 5 2 8 मतलब 180, मतलब ये कुल मिलाकर 200 हो गए, 220 हो गए, ये 5 2 10 मतलब 220 और ये 80, कुल मिलाकर हमारे हो जाती है यहाँ पर 300 रुपीस। लेकिन हमें तो यहाँ पर सिर्फ कॉइन्स बताने थे हर एक डेनोमिनेशन के, तो हमने यहाँ पर बता दी यहाँ पर कि 5 कॉइन्स हमारे पास कितने हैं 20 हैं, 2 के कॉइन्स यहाँ पर हमारे पास 60 है, और 1 के कॉइन कितने हमारे पास 80 है। आई होप सो ये सवाल अभी आपको समझ में आज आया होगा। घर पे एक बार पढ़ाई करो अच्छे से, जो कुछ हमने यहाँ पर अब तक सीखा है उसको ध्यान से लिखना है। लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है उसकी हिंट भी मैं बताऊंगा आपको गूगल क्लासरूम पर, और वो आपको घर पे सॉल्व करना है। दैट इज अवर 16 1 एग्जाम्पल।
I hope so all remaining examples you can understand and you can solve definitely at home. Take care of yourself and your family. Thank you.